मौलाना मोहम्मद इब्राहिम, जिनका नाम स्थानीय तौर पर इमाम उस्ताद के रूप में जाना जाता था, वे अपनी छोटी सी मस्जिद व मदरसे के साथ गांव गंगनौली में लंबे समय से जुड़े हुए थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने और धार्मिक रस्मों रिवाजों का पालन कराने वाला माना जाता था और गांव में उनके कुछ समर्थक भी थे। पर साधारण जीवन और मामूली अक्सर वित्तीय व सामाजिक दायित्वों के बीच तला हुआ। उनकी पत्नी इसराना अनुमानित तौर पर लगभग 30 वर्ष की बताई जा रही है और उनकी 2 बेटियां सोफिया 5 और सुमैया 2 थीं। एक सामान्य सा पारिवारिक चेहरा, जहां सुबह शाम की नमाज, बच्चों की पढ़ाई और मदरसे का काम चल रहा था। हालांकि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की तरह उनकी जिंदगी पर लोगों की नजरें रहती थीं और मदरसे में आने वाले कुछ किशोरों के साथ कभी कभार अनुशासनात्मक घटनाएं होती रहती थीं। पर किसी ने यह कल्पना भी न की होगी कि वही दुनिया अचानक इतनी भयावह त्रासदी में बदल जाएगी। घटना का दिन वह शनिवार था जब परिवार के 3 सदस्य, पत्नी व दोनों नन्ही बेटियां मस्जिद परिसर के भीतर स्थित उनके आवास में खून से लथपथ पाए गए। प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार पीड़ितों के सिर पर भारी चोट के निशान मिले और मौके पर कुछ धारदार एवं भारी चोट पहुंचाने वाले हथियार जैसे हथौड़ा, चाकू जैसी वस्तुएं बरामद या संकेतित की गईं। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय फैल गया। कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। शुरुआती घंटों में संदेह का दायरा बड़ा और पेचीदा दिखा। सबसे पहले मौलाना इब्राहिम को वापस आने पर पुलिस ने संदिग्ध के रूप में रोका और पूछताछ की, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पर घटना के समय रिकॉर्डिंग बंद पाई गई और परिवार का घर उसी मस्जिद परिसर का हिस्सा था। इस तरह की असामान्य परिस्थितियों से स्थानीय लोग और खुफिया नजरें सीधे पति इमाम की ओर भी मुड़ीं। मगर तेज पूछताछ, बयान और जांच के बाद पुलिस ने 2 अन्य व्यक्तियों, विशेषकर मदरसे के 2 किशोर छात्रों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया और उनकी तलाशी व इंट्रोगेशन के आधार पर मामला एक मोड़ पर पहुंचा। पुलिस और बाद के बयानों के अनुसार इन्हीं 2 किशोरों ने अपराध कबूल किया और बताया कि सुबह मदरसे में अनुशासनात्मक कारणों से उनकी सजा हुई थी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और बदले की भावना में वे 2 बार लौटकर हमला करने पहुंचे। अधिकांश विश्वसनीय अखबारों और टीवी चैनलों ने यही कहानी उद्धृत की और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि दोनों नाबालिगों ने हथियारों से हमला किया और बाद में पकड़ लिए गए। जांच ने यह भी दिखाया कि मुठभेड़ या छापे के दौरान मिली कुछ फोरेंसिक सबूतों, पड़ोसियों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज जहां उपलब्ध हुआ, ने उन दोनों को संदिग्धों की दिशा में मजबूत संकेत दिए। इस क्रम में पुलिस ने मस्जिद के आसपास के अन्य लोगों से भी पूछताछ की, मोबाइल लोकेशन ऑफ कॉल डिटेल्स खंगाले और मौके पर बरामद साक्ष्यों का फोरेंसिक परीक्षण कराने के प्रयास किए। इधर अफवाहें भी तेजी से फैलीं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और स्पष्ट खबरें यह दावा कर रही थीं कि मौलाना स्वयं या उनका कोई पारिवारिक सदस्य ही इसमें शामिल है, तो कुछ और दावे कह रहे थे कि मौलाना का भाई या कोई अन्य रिश्तेदार अपराध में शामिल हो सकता है। इन दावों का कोई भी ठोस प्रमाण सामने नहीं आया और पुलिस ने आधिकारिक तौर पर माना कि फिलहाल आरोपियों में 2 किशोर शामिल हैं, जिनकी उम्र 13-16 के बीच बताई गई। विभिन्न रिपोर्टों में थोड़ा अंतर है। कुछ रिपोर्टों में 14-15 वर्ष के, कुछ में 13 और 16 साल के, पर सभी ने यह स्पष्ट किया कि दोनों नाबालिग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भारतीय नाबालिग संरक्षण कानून, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व आपराधिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या मामला राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग ले सकता है। स्थानीय प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए। हालात को बुझाने के लिए बसों व एम्बुलेंस से शवों को मोर्चे पर लाया गया और राज्य स्तर की पुलिस ने भी स्थिति पर कड़ी नजर रखी। साथ ही कुछ क्षेत्रीय रिपोर्टों में यह भी दिखा कि घटना के बाद स्थानीय समुदाय में तनाव और रोष हुआ। कुछ जगहों पर पुलिस पर भी आक्रामकता देखी गई और संपत्ति या सार्वजनिक संस्थानों पर विरोध के स्वर उठे, जिसके कारण कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता और बढ़ गई।
जहां तक सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो की भूमिका का प्रश्न है, अब तक उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्ट्स और प्रमुख समाचार पत्रों में इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला कि सीबीआई ने मामले की जांच ली है। मामला फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दिखता है और पुलिस के क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम व जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। कहीं कहीं स्थानीय दबाव या केस की संवेदनशील प्रकृति के कारण केंद्र या उच्चतर एजेंसियों को शामिल किए जाने की मांग उठ सकती है, पर तब तक आधिकारिक रूप से कोई ट्रांसफर या सीबीआई जांच का आदेश सामने नहीं आया। मौलाना के मुताबिक और उनके आसपास के लोगों के बयानों में मिला भावनात्मक टूट और व्यक्तिगत धक्का भी प्रमुख रहा। मीडिया इंटरव्यू और गांव के लोगों की बातों से यह जाहिर हुआ कि मौलाना गहरे सदमे में हैं। कई बार उन्होंने खुद कहा कि उनकी दुनिया ही खत्म हो गई है और वे न्याय व सच्चाई के लिए तन्मय हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ संवेदनशील रिपोर्टों ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसे मामलों में सार्वजनिक ख्यालात, अफवाहें और खंडित सूचनाएं परिवार के प्रति दोगुना कष्ट बनकर उभरती हैं और इसलिए प्रशासन को विवेक व पारदर्शिता से काम लेना आवश्यक है ताकि गलतफहमियों से सामुदायिक ताना बाना बिगड़े नहीं। न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में यदि आरोपी वास्तव में नाबालिग हैं तो उनके लिए विशेष कारगर नैतिक, कानूनी और मनोवैज्ञानिक उपायों की आवश्यकता होगी। यह देखा जाना बाकी है कि क्या ये नाबालिग पूरी तरह जिम्मेदार करार दिए जाएंगे या उनकी मानसिक अवस्था, उम्र और प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए नाबालिग न्यायालय में ही प्रक्रिया चलेगी। भारतीय कानूनी व्यवस्था नाबालिगों से जुड़ी संवेदनशीलता को मानती है, पर साथ ही समाज की सुरक्षा और हिंसा की गंभीरता को भी नहीं झुठलाती। इसलिए अदालत में साक्ष्य, फोरेंसिक निष्कर्ष और किशोरों के बयान निर्णायक होंगे। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद व आसपास के सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए। मदरसे की निगरानी व रजिस्ट्रेशन की शर्तें पर चर्चा हुई और कई टिप्पणीकारों ने शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। कुछ संगठनों ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक पाठ्यक्रम और काउंसलिंग सेवाओं का संयोजन आवश्यक है ताकि युवा हिंसक प्रतिशोध की ओर न मुड़े। सामाजिक और सामुदायिक दृष्टि से यह मामला गहरे घाव छोड़ गया है। एक पिता अध्यापक के घर की मासूम महिलाओं की हत्या ने गांव में मातम और भय फैला दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का मन टूट गया और समुदाय में भरोसे की डोर कमजोर पड़ी। कई लोग इस घटना के बाद परिवार के भरण पोषण और मदरसे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तथा राहत, सहायता और न्याय की मांग कर रहे हैं। मीडिया कवरेज ने मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला और अलग अलग एंगल से रिपोर्टिंग चली। कुछ रिपोर्ट्स ने पुलिस के त्वरित गिरफ्तारी के रवैये की तारीफ की, कुछ ने सीसीटीवी और फोरेंसिक की कमी पर सवाल उठाए, तो कुछ ने सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की जवाबदेही पर बहस छेड़ी। इन सब के बीच सही तथ्य वही हैं जो जांच और अदालत में प्रमाणित होंगे। फिलहाल उपलब्ध और विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1. परिवार की हत्या एक भयावह क्रूर कृत्य था जिसमें पत्नी और 2 नन्ही बेटियों की जान गई। 2. प्रारंभिक जांच में 2 किशोर छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। कि मौलाना स्वयं या उनका कोई पारिवारिक सदस्य ही इसमें शामिल है, तो कुछ और दावे कह रहे थे कि मौलाना का भाई या कोई अन्य रिश्तेदार अपराध में शामिल हो सकता है। इन दावों का कोई भी ठोस प्रमाण सामने नहीं आया और पुलिस ने आधिकारिक तौर पर माना कि फिलहाल आरोपियों में 2 किशोर शामिल हैं, जिनकी उम्र 13 से 16 के बीच बताई गई। विभिन्न रिपोर्टों में थोड़ा अंतर है। कुछ रिपोर्टों में 14 से 15 वर्ष के, कुछ में 13 और 16 साल के, पर सभी ने यह स्पष्ट किया कि दोनों नाबालिग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भारतीय नाबालिग संरक्षण कानून, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व आपराधिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या मामला राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग ले सकता है। स्थानीय प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए। हालात को बुझाने के लिए बसों व एम्बुलेंस से शवों को मोर्चे पर लाया गया और राज्य स्तर की पुलिस ने भी स्थिति पर कड़ी नजर रखी। साथ ही कुछ क्षेत्रीय रिपोर्टों में यह भी दिखा कि घटना के बाद स्थानीय समुदाय में तनाव और रोष हुआ, जिन्होंने कथित रूप से अपराध कबूल किया है और कहा गया कि उनकी प्रेरणा अनुशासनात्मक सजा के बाद बदला लेना थी। 3. मौलाना को संदेह में पूछताछ के लिए रोका गया,
पर बाद में सबूतों व पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और उन्होंने अपनी निष्कलंकता का दावा किया। 4. सीबीआई की भागीदारी की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई और मामला राज्य पुलिस के पास ही बताया जा रहा है। तथा 5. पूरे घटनाक्रम, फोरेंसिक रिपोर्ट, किशोरों के विस्तृत बयान और न्यायिक प्रक्रिया के आगे के कदमों के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस बीच न्याय के रास्ते में समय लगेगा, पर समुदाय की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार, पीड़ितों के परिजनों को मानवीय समर्थन और कानूनी पारदर्शिता की मांगें सर्वोपरि हैं। मीडिया तथा नागरिक समाज को भी जिम्मेदारी के साथ सूचना फैलानी चाहिए ताकि अफवाहों से किसी निर्दोष का नुकसान न हो और वास्तविक दोषी को कानून के सामने लाया जा सके। संक्षेप में और स्पष्ट रूप से, वर्तमान सार्वजनिक और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मौलाना ने अपने परिजन का कत्ल स्वयं नहीं किया और न ही उनकी बहन भाई के सम्मिलित होने की पुष्ट जानकारी मौजूद है। प्राथमिक जांच में 2 मदरसे के नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कथित रूप से अपराध कबूल किया है। सीबीआई ने अभी तक केस को न लेते हुए मामले को राज्य पुलिस के पास ही बनाए रखा है और सारे दावे, खासकर उन अफवाहों का जिनमें मौलाना या उनके किसी रिश्तेदार को अपराधी बताया गया, की पुष्टि तक खिलाफ से दूर हैं। न्यायिक प्रक्रिया और फोरेंसिक परीक्षण आगे का मार्ग तय करेंगे और जब तक अदालत या उच्च जांच संस्थान कुछ और न कहे, तभी इन तथ्यों को मान्य समझना ही समझदारी होगी।